हेलो गाइस, वेलकम बैक। इसकी स्टार्टिंग में हमें 1998 की मिंजू दिखाते हैं जो सुबह उठकर अपने भाई को स्कूल जाने के लिए उठाती है, लेकिन वह चिल्लाते हुए उसे जाने को कहता है। जब स्कूल जाने के लिए वे रेडी होकर नीचे आकर अपनी माँ को सही से कंबल उड़ा रही थी तो उसकी माँ उसे कहती है कि वह अपने भाई को खाना खिलाए बिना उसे जाने नहीं देना। फिर वह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी तो उसका भाई भागते हुए आता है और कहता है, तुमने मुझे आज जगाया क्यों नहीं? मुझे आज सफाई करानी थी। मिंजू कहती है उसने उठाया था। वह उस पर गुस्सा करते हुए चला जाता है। जब वह स्कूल आती है तो वे दोनों भी सामने से आ रहे थे तो सीहन उसे देखकर उसके पास आकर कहता है कि ये कुछ तुमसे बोलना चाहता है। इनक्यू कुछ बोल नहीं पाता और कहता है कि आज हमारी पीजे क्लास बाहर होगी। जब वे तीनों क्लास में आए थे तो सभी लड़कियां उन्हें ही देखने लगती है कि मिंजू जैसी लड़की सीहन जैसे हैंडसम लड़की के साथ क्या कर रही है। मिंजू को क्लास की सबसे डम गर्ल माना जाता था। एक लड़की बस मिंजू को ही देखी जा रही थी। जब उनकी स्पोर्ट्स क्लास हो रही थी तो सीहन और इनक्यू मिंजू को चेयर कर रहे थे। ये देखकर वह लड़की उससे कहती है कि तुम बहुत खुश होगी, सीहन जैसा पॉपुलर हैंडसम लड़का तुम्हारी केयर जो कर रहा है। तभी इनक्यू को एक लड़का बोलता है कि क्या तुम मिंजू जैसी लड़की को पसंद करते हो? ऐसी गुमसुम लड़की पर तुम्हारा दिल कैसे आ गया? इनक्यू कहता है क्या अपनी क्लास की लड़की को सपोर्ट नहीं कर सकते? वे लड़का कहता है कोई भी लड़का लड़की दोस्त नहीं होते। हाँ, पर कोई लड़का उससे 2-4 बात करेगा तो वह पट जाएगी। ये बात सुनते ही इनक्यू को गुस्सा आ जाता है। वे लड़का कहता है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि तू हमेशा बीमार रहता है। इनक्यू कहता है तो मारना, तू खाली भौंकता है, काटता नहीं। तभी सीहन सर को कहते हैं कि सर ये दोनों लड़ रहे हैं। सर के देखते ही वे कह देता है कि शायद उसने गलत समझ लिया। इनक्यू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? सीएन कहता है तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, वे लड़ाई झगड़ों में बहुत आगे है और बाद में मुझे थैंक यू बोल देना। देन जब सीएन क्लास में आता है तो वह लड़का उसके पास आकर कहता है कि तुम तो इनक्यू जैसे दिमाग से पैदल नहीं होना और ध्यान रखना कि वे मेरे रास्ते में ना आए। वे वापस अपने दोस्तों के पास बैठकर बताने लगता है कि इनक्यू बहुत डरपोक है, मुझे तो उस पर दया आती है। सीएन को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सीएन कहता है कि वे डरपोक नहीं है, वो तो मैं ही था जो उसको रोक दिया, नहीं तो वे तेरे को मार देता। उसके नाक से खून आने लगता है तो सीएन रुक जाता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है तुझसे सब यहाँ डरते हैं? मार मार के तेरा कीमा बना देता वो। वे इनकी और मिंजू से उसे दूर रहने को कहता है। पूरी क्लास ये देख रही थी। फिर हमें प्रेजेंट वाली जूनी को दिखाते हैं। वे अपनी दोस्त को वही फोटो दिखाकर पूछती है क्या ये मुझसे ज़्यादा क्यूट नहीं है, मुझसे ज़्यादा यंग भी है? उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम्हें उससे जलन होने लगी है? काश मुझे भी तुम्हारे जैसा प्यार हो पाए। जूनी को लग रहा था कि युनजुन उसे इसलिए प्यार करता था क्योंकि वह इस लड़की के जैसी दिखती है। उसकी दोस्त बताती है अच्छा आज उसने वह जगह ढूंढ ली है जहाँ ये फोटो ली गई थी। अब वे शॉप 27 रिकॉर्ड से बदलकर कैफे 27 नाम रखकर दोबारा खुल गई है। जूनी पूछती है कि ये उसे कैसे पता चला तो वे कहती है कि वे यहाँ बैठकर यही तो करती है, काम कहाँ करती है। 1919 में जब उनका स्कूल ओवर हुआ था तो सीहन उन दोनों को देखकर कहता है आज उसकी क्लास है तो वे जा रहा है। इनक्यू कहता है नहीं, तुम्हारी आज कोई क्लास नहीं है। सीहन इनक्यू के पास आकर बोलता है थोड़ा अकेले रहो इसके साथ पागल, और घर छोड़ने को बोलकर चला जाता है। जब वे जा रहे थे तो मिंजू पूछती है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप कब हुई? इनक्यू बताता है हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। मिंजू को उनकी दोस्ती कहीं ज़्यादा बढ़कर लग रही थी। उसे तो दोस्ती का एहसास भी नहीं था, आज तक कोई भी उसका दोस्त नहीं बना था। इनको अपनी कानों की मशीन निकालकर मिंजू के हाथों पर रख देता है और बताता है कि ये मशीन उसे हमेशा लगाकर रखनी पड़ती है, नहीं तो मुझे सुनाई नहीं देता। बचपन में जब मैंने इसे लगाना शुरू किया था तो बच्चे मुझे बूढ़ा बूढ़ा करके चिढ़ाते थे। उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन वे सीएन से मिला। वे आकर उससे पूछता है कि ये क्या है। उसके बताने के बाद वे उसे अपना फेवरेट कंचा देकर मशीन को एक बार उसे लगाकर देखने को कहता है। उसे लगाकर सीएन को अच्छा लग रहा था और उसके बाद जब भी कोई इसको लेकर चिढ़ाता तो वह उसे बिना मारे नहीं छोड़ता था। वह मिंजू से पूछता है क्या मैं ये मशीन लगाता हूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मिंजू मना करती है तो इनक्यू कहता है तुम भी अब सीएन की तरह मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और जब मैं स्कूल में हाय करूँ तो तुम भी मुझे हाय करना। वे जाते जाते इनक्यू से पूछती है कि जब तुम इसे निकाल देते हो तो क्या एक ही कान से आवाज़ आती है? इनक्यू बताता है कि वे लोगों का लिप देखकर बता सकता है कि वे क्या बोल रहे हैं।
उसे अब लिप रीडिंग भी आती है। प्रेजेंट में जब वे दोनों उस कैफे में आए थी तो वह शॉप बंद थी। जब वे वापस जा रही थी तो जूनी को दूसरी साइड खड़ा यूजिन दिखता है। वे शॉक्ड हो जाती है। वे भागते भागते जब वहाँ आई थी तो वहाँ पे कोई नहीं था। जूनी अपना भ्रम समझकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर सच में यूजिन था। वे छिप गया था और उसे जाते हुए देखता है। जब जूनी घर आ गई थी तो उसे यूजिन दिख रहा था। वे उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसलिए तुमसे प्यार हुआ क्योंकि तुम्हारा चेहरा उस फोटो वाली लड़की से मिलता है और तुम मुझे भूलने का बहाना ढूंढ रही हो? जूनी रोते हुए कहती है, हाँ, अगर मुझे कहीं से कोई सच्चा सबूत मिल जाए तो मैं तुम्हें भूल सकती हूँ। सभी तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि तुम चले गए हो। और अगर तुम्हें मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जाना था तो तुम्हें मेरी जिंदगी में आना ही नहीं था। तभी वे देखती है कि वे गायब हो गया। फिर हमें 1998 की मिंजू दिखाते हैं। वे सोच रही थी कि उन्होंने उससे दोस्ती क्यों की, क्या कोई मेंबर जोड़ने वाली स्कीम तो नहीं है। वे यूजुन को याद करके स्माइल करने लगती है। तभी उसको अपने पेरेंट्स के लड़ने की आवाज़ आती है। नीचे आकर देखती है तो उसके मॉम डैड उसके भाई को लेकर लड़ाई कर रहे हैं कि वे किसके साथ रहेगा। उन्हें ये भी नहीं दिख रहा था कि मिंजू खड़े ये सब सुन रही है। मिंजू चिल्लाते हुए उन्हें लड़ाई बंद करने को कहती है कि आप दोनों को बस दोहन को किसे अपने पास रखना है, इसलिए लड़ रहे हो। मेरी तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि वो अभी छोटा है इसलिए। मिंजू गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं भी तो अभी छोटी हूँ, अभी मैं भी नाबालिग हूँ, मुझे भी इन सबसे तकलीफ होती है। आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? वे रोते हुए बाहर अकेले में आकर रो रही थी। तभी वहाँ से सीहन जा रहा था। उसे रोता देख वे उससे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रही है। मैं तो ये लेने गया था। वे कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम क्यों रो रही थी। अगर तुम मुझे अपनी बात बताओगी तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। इस तरह हम दोनों एक दूसरे की बात किसी को नहीं बताएंगे। मिंजू बताती है कि मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को प्यार करते हैं। यहाँ तक वे मेरा बर्थडे भी भूल जाते हैं और मेरे भाई के लिए केक गिफ्ट सब लाते हैं हर साल। मैं हर जगह इग्नोर की जाती हूँ, घर हो या स्कूल, जैसे मैं हूँ ही नहीं। फिर सीहन अपना सीक्रेट बताता है कि वे अपने हाई स्कूल के बाद यूएस में पढ़ेगा। यहाँ उसके डैड का बिजनेस बर्बाद हो गया तो वे सभी यूएस दादाजी के पास चले जाएंगे और ये बात अभी तक उसने इनको को भी नहीं बताई है। उसे पूछती है, तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया? सीहन कहता है कि वे थोड़े टाइम के लिए ही साथ हैं, वे नहीं चाहता कि उसे तकलीफ हो। वे मिंजू से इनक्यू की बेस्ट फ्रेंड बनने को कहता है कि जब वे जाए तो वह पहले की तरह अकेला ना हो जाए। नेक्स्ट डे सीहन का मंगाया कैसेट आ गया था। पहले तो वह उसे फ़ोन करके बुला रही थी, फिर वह उसे खुद देने को सोचती है। सीहन बास्केटबॉल खेल रहा था और सभी लड़कियां उसे चीयर कर रही थी। ये देखकर मिंजू वहाँ से चली जाती है, पर सीहन उसे देख लेता है। वे दोनों उसके पास भागते हुए आते हैं, लेकिन वह अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। तो सीहन उसके पास आकर कहता है, तुम कहाँ खोई हुई हो? तुमने इनकी से कहा था कि तुम उसके हाय का जवाब दोगी, तो तुम मेरी भी तो दोस्त हो। जो कि इस बात पर फेस पर स्माइल आ जाती है। वह अपनी कैसेट के बारे में पूछता है, पर मिंजू मना कर देती है। प्रेजेंट में जूनी के पास एक पार्सल आता है। जब वे खोलने जा रही थी तभी उसकी दोस्त बुलाकर पूछती है कि कैफे आज खुला है, क्या आज वह चलेगी? फिर वे दोनों उस कैफे में पहुंच जाती हैं। जब उस कैफे का मालिक जूनी को देखकर हैरान होकर मिंजू का नाम लेता है तो जूनी पूछती है, क्या आप बता सकते हैं कि यह मिंजू इसी लड़की का नाम है? वे मिंजू के अंकल थे जिसकी शॉप पर वह बैठती थी। वे फोटो उन्होंने ही खींची थी। जूनी पूछती है, तो आप इस फोटो में जो लड़का है उसे भी जानते होंगे? अंकल बताते हैं, वे मेरी भतीजी थी। जब वे मेरी शॉप पर बैठती थी तो ये लड़के उससे मिलने आए करते थे, लेकिन उन्हें उनका नाम नहीं पता। तो जूनी उस लड़की का नंबर मांगती है तो वे थोड़ा चुप हो जाते हैं। उसकी दोस्त उन्हें समझाती है कि वे इस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी भतीजी से बात करना चाहते हैं, हम गलत नहीं करना चाहते। अंकल बताते हैं वे चाह के भी अपनी भतीजी से बात नहीं कर सकते क्योंकि मिंजू अब इस दुनिया में नहीं है। तभी हमें 1998 की मिंजू दिखाते हैं। जब वे शॉप पर ताला लगाकर जा रही थी तभी वे दोनों केक लेकर उसे विश करते हुए आते हैं। मिंजू अपनी विश मांगकर कैंडल बुझाती है। वे काफ़ी खुश थी।
इनकी उसके लिए गिफ्ट भी लाया था, टेप रिकॉर्डर, क्योंकि मिंजू का टेप रिकॉर्डर टूट गया था। सीएन पूछता है कि अब तो तुम खुश हो ना, तुमने कहा था तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा बर्थडे नहीं बनाते। मिंजू सीएन की बातों से दिल ही दिल में खुश हो रही थी, जिसे इनक्यू देख लेता है। उसे समझ आ गया था कि मिंजू सीएन को लाइक करती है। वे कहता है कि उसे याद आ गया कि उसे दादी जी की हेल्प करनी है, तो तुम मिंजू को घर छोड़ देना। वे वहाँ से चला जाता है। जब सीएन उसे घर छोड़ने आ रहा था तो वे उसके साथ बैठकर काफी खुश हो रही थी। जब वे उसे छोड़कर जा रहा था तो मिंजू उसे रोककर वे कैसेट निकाल कर देती है। सीएन बोलता है कि ये आ गया, पर उसके पास अभी कैश नहीं है। वे कहती है कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से है, तुमने भी तो मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया। सीएन कहता है ये तो हम दोनों ने पैसे मिलाकर लिया था। जब वे उसे लेकर खोलता है तो उसमें मिंजू ने लिखा था कि जब तुम इसे सुनो तो तुम्हारे साथ अच्छी यादें बने। मिंजू खुश हो रही थी कि सीएन को उसकी बातें याद थी। तो वे बताता है कि ये सब इनक्यू ने किया था, उसने ही तुम्हारे अंकल से पूछा और मुझे बताया था। उसने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत मेहनत करी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मिंजू हिम्मत करके बोल देती है कि उसने कैंडल बुझाते हुए विश मांगी कि वे उस लड़की की तरह बन जाए जैसे तुम पसंद करते हो। अभी नहीं, शायद आगे जाकर मैं तुम्हें पसंद आने लगूं। सीएन इस सब बातों को सोचने को मना करता है। मिंजू पूछती है कि ये इसलिए क्योंकि इनक्यू मुझे लाइक करता है और वे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। सीएन कहता है मैंने तुम्हें बस अपना दोस्त माना है और कुछ नहीं। वे कहता है कि हम ये सोचेंगे कि ये बात कभी नहीं हुई और ये इनक्यू को भी नहीं पता चलना चाहिए। प्रेजेंट में जब वे वापस जा रही थी तो उसकी दोस्त उसे हिसाब लगाकर बताती है कि मिंजू 1998 में मर गई थी और वे फोटो तभी ली गई थी। तब युनजुन 4th क्लास में था, तो वे लड़का युनजुन नहीं हो सकता। युनी ये बात मानने को राजी नहीं थी क्योंकि वे चाहती थी कि वे वही हो और वह उस लड़की को जान से भी ज्यादा चाहता हो, तो उसे उसको भुलाना आसान होगा। वे रोने लगती है कि अब उसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, वे उसे भूल नहीं पा रही है। 1998 में जब मिंजू घर लौटी थी तो सब जगह सामान बिखरा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। तो वे रोते हुए अपने अंकल को कॉल करके सब बताती है कि मॉम ने कहा था कि वह डॉन को लेकर चली जाएंगी, वे उसे अकेला छोड़कर चली गई हैं। अंकल कहते हैं कि तुम रोना बंद करो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। इधर जोनी बस में बैठकर उस पार्सल को खोलती है तो उसमें वही कैसेट थी जो मिंजू ने सीहन को दी थी। वे उस कैसेट को लगाकर गाना सुनने लगती है और इधर मिंजू अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बस में चढ़ना चाहती थी। वे टैक्सी को भी रोकने की कोशिश करती है। जोनी युनजुन को फिर से मैसेज करती है कि उसके जाने के बाद ये उसका पहला बर्थडे था और मेरी बर्थडे विश ये है कि मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। वे मन ही मन यही बोल रही थी कि एक बार मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पास की मिंजू अभी भी टैक्सी को रोक रही थी, वे काफी थक चुकी थी। तभी वे एक कार के सामने आ जाती है। प्रेजेंट में जुनी को नींद आ गई थी। तभी उसके फोन में कुछ होता है और उसके हाथों से वे टेप रिकॉर्डर गिर जाता है। तभी हमें उन दोनों का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें युनजिन ने कहा था कि वे उससे 1 साल क्या 1 हफ्ते भी दूर नहीं रह सकता। हमें पास वाली मिंजू को दिखाते हैं, वे हॉस्पिटल में थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सीएन उसे मिलने आता है। वे एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी। सीएन उसे वही टेप रिकॉर्डर उसके कानों में लगाकर गाना सुनाता है। तभी वे देखता है कि मिंजू अपनी आंखें खोल रही है। वे उससे पूछता है कि क्या वे उसे पहचानती है। दरअसल वे मिंजू नहीं थी, बल्कि टाइम ट्रैवल करके जुनी वहाँ आ गई थी। वे उसे देखते ही रोने लगती है और उसे युनजिन बुलाते हुए पूछती है कि क्या ये सपना नहीं है ना, और उसे रोते हुए गले लगा लेती है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।